Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Waheed, and today I will discuss with you the first lecture for Assistant Registrar which is conducted by JKPSC. कल मैंने आपको इसके सिलेबस में के बारे में बताया था। आज हम इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, इसका इंट्रो क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं किन पे फोकस करना है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू वहीद सरस एकेडमी। उसके बाद जो है एज यू ऑल नो द केस की रजिस्ट्रेशन चल रही है, कुछ दिन लेफ्ट है। ठीक है, कुछ दिन बचे हैं, सीट्स लिमिटेड हैं। सीट्स एक बार फुल हो जाएगी तो फिर हम इसको आपको एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करो और जो है ओनली 1000 रुपीज़ में आप जो है क्रैश कोर्स ले सकते हो फॉर केस के लिए, जो आपको पता है पहले से। ठीक है, बच्चों का रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, तो आप भी जुड़ जाओ, आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। जैसे मैंने आपको परसों बोला था कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आप वेट करो। वेट इसलिए था कि इसका जो है सिलेबस एनालिसिस देख रहे थे, कितना मैच हो रहा है केस के साथ या यूपीएससी के साथ और कितना एक्स्ट्रा चीज़ें करवानी है, वो सब कुछ देखने के बाद हम जो है आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपको शाम तक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर आप लिंक को कनेक्ट हो जाओ, वही सर्च एकेडमी डाउनलोड कर लो। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है किसके, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। अब से जो है रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, अब रही बात जिन्होंने केस में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की, उनका क्या बनेगा अगर वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उनको बस यही 1000 रुपीज़ में ही केस भी मिलेगा और उनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी मिलेगा। उनको कुछ भी पे नहीं करना है। जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनको कुछ भी पे नहीं करना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, बच्चे कौन स्टूडेंट्स फिर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है या जिनको अभी फॉर्म भरना है, क्योंकि 16 जुलाई तक अभी टाइम है, 12 दिन में आप फॉर्म भर सकते हो आराम से। तो अब आप क्या करोगे, आप भी 1000 रुपीज़ में ही आपको रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ रजिस्ट्रेशन जो ये आपके नोट्स पे खर्च हो जाएगा, क्योंकि आपको जो PDF फॉर्मेट में डिफरेंट कंटेंट देना पड़ेगा और लेक्चर्स भी। तो आपको भी जो है आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप केस बैच में भी आ सकते हो और आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लेक्चर्स भी देख सकते हो। ये याद रखना है 60 टू 70% सिलेबस जो है वो केस का ही है। 70 to 80% बोल सकते केस का ही है, और रिमेनिंग जो कोऑपरेटिव वाला पार्ट है उस पर हमें वर्कआउट करना है। उसको हम 5-6 दिनों से उसका कंटेंट इकट्ठे कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, क्या क्या आपके सिलेबस में, उस तरीके से हम उन चीज़ों को इतने दिनों से हम देख रहे थे, 1 वीक से। और अब हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम जो है इसका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे इन 1000 रुपीज़ में। तो दैट मीन्स जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए प्रिपेयर करेगा या केस के लिए प्रिपेयर करेगा उनको सेम ही फी है, और केस वालों को भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कंटेंट मिल जाएगा और असिस्टेंट रजिस्ट्रार वालों को भी केस का कंटेंट मिलेगा। दोनों को फ़ायदा हो जाएगा इस 1000 रुपीज़ में। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि जिसने केस में रजिस्ट्रेशन किया उसने 1000 पे किया, अब उसको AE में 1000 पे करना पड़ेगा, या सॉरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, 1000 में आपको दोनों मिल जाएगा। ये तो क्लियर हुआ होगा आपको। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दो। उसका हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार का लास्ट डेट आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप कब तक करोगे उसको कुछ दिन ही रखेंगे, क्योंकि क्लासेस जो है 6th से दोनों के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर 6th के बाद हम आप लोगों को जो है एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद आपके क्लासेस ही लगेंगे। ठीक है, रही बात JKSSB के जो फाइनेंस का है, FAA है, पटवारी है, JSA है, या बाकी एग्ज़ाम जो भी है, JE है, AE है, इनका कोर्स जो ये फ्री यूट्यूब पे चल रहा है, आपको वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। दिन में मेरे आपको 3 लेक्चर्स आएंगे, बाकी फैकल्टी मेंबर्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके लेक्चर्स भी आएंगे। आपको 6 महीने आपको कंटिन्यूसली तब तक हम जुड़े रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो अच्छे तरीके से। वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कौन कौन सा स्टूडेंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार या केस के लिए जा रहा है, कौन सा सीरियस कैंडिडेट है, वो तो क्या किस में कोर्स में जा सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए लिंक सेंड करेंगे। केस वाले भी आप उसमें भी आप एंटर कर सकते हो, आप दोनों में आ जाओगे फिर। ठीक है,
तो ये तो हो गया। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं जीएस का, आपको पता है जीएस किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। आपने देखा है इकोनॉमिक्स का मेरा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का मेरा, अपने हिस्ट्री का भी देखा, अपने ज्योग्राफी का भी देखा, अपने एथिक्स सॉरी इसका देखा था, आर्ट एंड कल्चर का भी किस तरीके से हम कर रहे हैं। जीएस का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। तो उससे ज़्यादा कंटेंट हमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए देना पड़ेगा रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स, क्योंकि कोऑपरेटिव्स में आपको इसमें इंट्रो में हेल्प करेगा, थ्रू दैट हमें वो 25 मार्क्स भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहली बात हम समझेंगे कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होते हैं। बेसिक आज ब्रीफ ही पढ़ेंगे, फिर जब 6th से स्टार्ट हो जाएगा तो 6th से आपको वो है जो है फुल कंटेंट जो है अच्छे तरीके से मिल जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें समझना है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव मीन्स, कोऑपरेटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड से बना। वन इज को, सेकंड मीन्स ऑपरेटिव। को मीन्स टुगेदर एंड ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेट फॉर द मोटिव ऑफ वेलफेयर। ठीक है, ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेट फॉर द मोटिव फॉर द मोटिव ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर के लिए इसको बनाया जाता है। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो जिसमें लोग क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं और एक कॉमन गोल, एक कॉमन एम, एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। यही लिखा भी है यहाँ पर, कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर ए कॉमन पर्पस। कोऑपरेटिव मीन्स इकट्ठे काम करना और काम करना एक कॉमन पर्पस के लिए। अरे बात समझ, यहाँ पर क्या होते हैं, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स ए वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एमसीक्यू में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है क्या ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है या इसको और भी कुछ है। आपको बोला ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को अपने विल के हिसाब से वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अरे बात समझ, अब इसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, आपको बोलना है विच इज इस्टेब्लिश्ड, एक सेकंड रुको, which is established by some persons on the basis of cooperative and equality to safeguard their common economic interests। जो वो लोग इसमें जुड़ जाते हैं जिनका एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक सोसाइटी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाता है, आपको बोलना है ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करते हैं और अपने कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बन सकता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आपके स्टेटमेंट्स दिया जाएगा क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीगल स्टेटस है या नहीं है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है। तो ये सभी चीज़ें हम जानेंगे यहाँ पर। ये बेसिक फीचर्स हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नंबर फर्स्ट लीगल स्टेटस, नंबर सेकंड इज कंट्रोल, नंबर थर्ड इज कैश ट्रेडिंग, नंबर फोर्थ इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, नंबर फोर्थ इज वॉलेंट्री मेंबरशिप, number 6th is limited liability, number 7 is service motive and number 8 is government control। लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा सर बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाहता है। मेरा कहने का मतलब यह है वॉलेंट्री मेंबरशिप इसलिए है क्योंकि अगर आपको यहाँ पर जहन में होगा, मैंने आपको बोला कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी मैंने वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बोला मतलब जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो वॉलेंट्री मेंबरशिप उनकी होगी। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। एवरीवन हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट इज़ फ्री टू जॉइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं जिनका कॉमन एम है, जिनका कॉमन फोकस है, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं, वो लोग जो है वॉलेंटरली फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। एंड ऑल्सो कैन हैव व्हेन एवर ही डिज़ायर सो, ऑल्दो ही इज़ रिक्वायर्ड टू गिव ए प्रायर नोट्स, लेकिन उसको क्या करनी पड़ती है, उसको एक नोटिस देनी पड़ती है कि वो क्या है एक वॉलेंट्री मेंबरशिप लेना चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो ज्वाइन करना चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। फिर लीगल स्टेट्स की बात आएगी, तो लीगल स्टेट्स है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये पता करेंगे हम। यस, इसको लीगल स्टेटस है, वो किस तरीके से, इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड इट गिव्स इट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, मतलब अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रजिस्ट्रेशन की है तो दैट मीन्स उसको क्या मिलती है, फिर एक लीगल स्टेटस मिलता है। मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे अगर इसकी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी इट इज़ नॉट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, या इट विल नॉट बी एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्दरमोर। उसके बाद
Therefore, a society can either enter into a contract and hold property in his name. सोसाइटी जो है, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये क्या कर सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, ये क्या कर सकते, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। किस नाम पे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पर्सन ए है, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई, पर्सन एफ है, इनके अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक अपनी पहचान है और एक अपनी आइडेंटिटी होती है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद जो है लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करेंगे। यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है द लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड। मतलब इसका ये है कि जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे सोसाइटी के अंदर, उतना उसकी मेंबरशिप वहाँ पर रहेगी। मतलब उसकी मेंबरशिप लिमिटेड है। जब लिमिटेड मेंबरशिप होती है, दैट मीन्स मैक्सिमम रिस्क होता है एक मेंबर को टू बियर हिज लॉसेज, तो दैट मीन्स टू हैव बियर लॉसेज। जो भी आपको, मतलब सर एक सेकंड, हाँ, मैंने बोला कि लाइबिलिटी इसकी क्या होती है, क्वेश्चन पूछा कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जितना भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करोगे इस सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उस हिसाब से आपको जो है वहां पर मेंबरशिप देखने को मिलेगा। दिस डिफाइंस मैक्सिमम रिस्क ए मेंबर हैव टू बियर। इसमें इस लिमिटेड लाइबिलिटी के हिसाब से एक मेंबर जो है, जो पार्ट है इस सोसाइटी का है, उसको क्या है, रिस्क रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिस्क है वो बियर करना पड़ता है। आगे बात समझ। नेक्स्ट इज कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको मैनेज कौन करता है, किस तरीके से किया जाता है, ये सब देखेंगे। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद द मैनेजिंग कमिटी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स बाय गिविंग वोट। याद रखो इस पॉइंट को, यहाँ पर जो है इसको एक डेमोक्रेटिक स्टेटस आप बोल सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्शंस हो जाते हैं, यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है, और वो कमेटी क्या करती है, एक इलेक्टेड कमेटी होती है, वो इस कोऑपरेटिव को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद ये तो कंट्रोल मैंने बताया। उसके बाद सर्विस मोटिव, मेन एम क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये जानना ज़रूरी है। द मेन एम इज़ टू सर्व इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पर कर सकते, आपको बोलना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मेन एम क्या है, फिर अपने मेंबर्स को सर्व करना। फॉर एग्जांपल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे, उनको क्या करना पड़ता है, अपने मेंबर्स को सर्व करना पड़ता है, रॉ मटेरियल को जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो मैं आगे बताऊंगा आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पार्ट्स हैं, उनके बारे में आपको एग्जांपल मैं समझाऊँ। मतलब ये है कि जो भी इनका मेन मोटिव है कि अपने मेंबर्स को क्या करना है, सर्व करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कैश ट्रेडिंग। जब भी ये ट्रेड पर प्रेफरेंस देते हैं, ये प्रेफरेंस देते हैं कैश ट्रेडिंग को। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, आपको बोलना वो कैश ट्रेडिंग को प्रेफरेंस देते हैं। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या गवर्नमेंट कंट्रोल होता है इसके ऊपर, सबसे पहले देखेंगे। दे हैव टू सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स टू द रजिस्टर। इनको क्या करना पड़ता है, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट होता है, वो एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं, वो इसको जो एनुअल रिपोर्ट होता है और अकाउंट्स जो होते हैं वो किसको दिया जाता है, रजिस्टर को, सो दैट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल। उसके बाद क्या करता है, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल इनके ऊपर जो भी चेक करता है इनके अकाउंट्स को, और उसके बाद जो भी ये कर रहे होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। मतलब ये एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट जो होते हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं, उसके बाद जो होता है गवर्नमेंट क्या करता है, इन अकाउंट्स को चेक करके टाइम टू टाइम चेक करते हैं, उसके बाद इनके ऊपर जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। उसके अलावा क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 की बात करेंगे, कोऑपरेटिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। एक अमेंडमेंट किया गया जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है
कि a cooperative society means autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise। मैंने अभी पहले भी बोला आपको, ये क्या होती है, ये एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन होती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये एक है। सेकंड पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एक यूनाइटेड वॉलंटरली, मैंने एक बोला था वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। नंबर थर्ड, इनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, सोशल हो, कल्चरल नीड्स हो, और इनकी जो भी एस्पायरेशंस होती हैं ये जो है जॉइंटली ओनर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और ये इसको डेमोक्रेटिकली कंट्रोल किया जाता है। मैंने अभी बोला आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कमेटी बनाई जाती है, वहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं इस कमेटी के इलेक्ट किया जाता है, वोटिंग की जाती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल देखने को मिल रहा है इस एंटरप्राइज के ऊपर। आई होप यहाँ पर ये बात आपको समझ आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दिस, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आफ्टर द 97th अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। याद रखना किस अमेंडमेंट को मैं बोला गया है कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट इज द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें बोला दैट इज राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इट इज इंक्लूडिंग इट इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें इसको किस में इंक्लूड किया गया है, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको पता है आर्टिकल 19 में आपको ये पता होगा, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज बिकम आउट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। मतलब इसको जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिया गया है आफ्टर द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। किस आर्टिकल के, आपको बोला आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या बोला जाता है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर आपको याद होगा जो आर्टिकल 19 है उसमें बहुत सारे जो है बहुत सारी बातें बोली गई, जैसे राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, ठीक है, राइट टू मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सब कुछ आपको पता है। तो उसी में इसको डाला गया कि राइट टू फॉर्म, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आर्टिकल 19 क्वेश्चन पूछे कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस आर्टिकल के, आपको बोला आर्टिकल 19। मतलब ये क्या बना, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये जो है फंडामेंटल राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कैसे बनाया जाता है, किस एक्ट के जरिए से बनाया जाता है, ये जहन में रखना है। The cooperative societies are formed under the Cooperative Societies Act 1912। cooperative societies को तो मिला क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल राइट का स्टेटस आर्टिकल 19 में। वो तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, ठीक, कब 2011 में, आ रही बात समझ। लेकिन यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाया जाता है किस एक्ट के जरिए से, आपको बोलना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंडर एनी रेलिवेंट लॉ प्रेवलेंट देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। यह एक ऐसा ला, ऐसे लॉ के जरिए से होता है जो कि इनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। मिनिमम मेंबर्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर्मेट शुड बी 10 एडल्ट मेंबर्स। कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाता है, आपको बोला मिनिमम मेंबर्स हमारे पास होने चाहिए 10 एडल्ट मेंबर्स, मतलब 18 से ऊपर उनकी एज होनी चाहिए। द मेंबर्स विलिंग टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड आल्सो हैव ए कॉमन बॉन्ड, दैट इट शुड हैव ए ट्रस्ट एंड faith over each other and should work for not only themselves but also for its members and others। यहाँ पर जो मेंबर जुड़ेगा, ये 10 के 10 मेंबर, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, ठीक है, जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं, मतलब आपको ये मिनिमम याद रखना है 10 रिक्वायरमेंट होते हैं। जितने भी मेंबर्स इसके अंदर होंगे, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, इनका एक कॉमन बॉन्ड होना चाहिए, इनको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और इनका काम जो होना चाहिए वो सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए, बाकी मेंबर्स के लिए भी इनको जो है काम करना होता है, मेंबर्स के लिए भी इनको सोचना होता है। आ रही बात समझ, और बाकी लोगों के लिए भी। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सच ए सोसाइटी शुड बी फॉर अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव। बेसिक आइडिया क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बनाने का, एक कॉमन ऑब्जेक्ट को, एक कॉमन गोल को अचीव करें। जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी कोऑपरेटिव का रोल क्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर ये
फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लीगल एंटिटी माना जाता है, इनको डेमोक्रेटिक एंटिटी बोल सकते हैं, इसको लीगल एंटिटी बोला जाता है, इसको इसको लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो लेकिन काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, हाउ डू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फंक्शन। डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव डिफरेंट फंक्शनिंग सिस्टम। जो डिफरेंट, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, हर कोऑपरेटिव जो है उसका एक अलग अलग अपना फंक्शन होता है। लाइक अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शंस, ठीक है, लाइक agriculture cooperative society functions is to serve its members with the raw material which they need at less and affordable prices, that is they grow up in such a way that none of the members of their society are left। मतलब एक एग्जांपल मैंने लिए, ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका मेन रोल क्या है, ये क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ये रॉ मटेरियल को देखते हैं, और ये रॉ मटेरियल जो होता है प्रोवाइड करते हैं किस पे, लेस और अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं, सो दैट ये क्या करेंगे, दे ग्रो अप इन सच ए वे दैट नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी आर लेफ्ट। सो दैट ये इस तरीके से इस रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से इस प्राइस, लेस प्राइस में या एक अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करेंगे, सो दैट जो भी इसकी जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो ग्रो हो जाएं, जो भी इस सोसाइटी में हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी क्यों इस तरीके से इसको लिया जाता है। आ रही बात में, दैट मीन्स मैंने पहले ही बोला था, इनको ये जहन में रखना होता है ना कि सिर्फ अपने लिए ही, लेकिन उनको क्या रखना है, जो कि इसके मेंबर्स होते हैं उनके बारे में भी इनको सोचना है, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। तभी बोला जाता है इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन गोल होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, कल्चरल नीड्स जितने भी होते हैं वो फुलफिल होने चाहिए। आई होप यहाँ तक ये तो बेसिक्स था, एक ब्रीफ आइडिया दिया मैंने रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिसको बैच में जुड़ना है, तो वो क्या करेंगे, उसको लिंक मिल जाएगा रिलेटेड टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और आप उस लिंक के साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर आप केएस बैच में भी इंक्लूड हो जाओगे और केएस वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार में इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन सिलेबस है, सम पार्ट ही अलग हैं इसमें, तो वो हम करा देंगे आपको अच्छे तरीके से, सो दैट आप तैयार हो जाओगे फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।